नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तामकार सिविल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की 10th यूनिट सीरीज़ में आप सभी लोगों के लिए आगे अगला लेक्चर जिसमें हम यूपीएससी और एमपीपीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें साथ ही साथ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी आप सभी को बताऊँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इससे पहले मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में एक लेक्चर डाला था, उसको प्लीज़ जाके देख लीजिए और उससे संबंधित जो मैंने एमसीक्यू डिस्कस किए थे वो भी आप सभी देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि अगला लेक्चर जब भी मैं डालूँ आप सभी को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में और एमपीपीएससी के बारे में। तुलनात्मक अध्ययन, जो कि मैंने बताया था कि हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे दोनों के मध्य, और इससे आप सभी के मध्य जो भी डाउट्स होते हैं कि इसकी अवधि कितनी है, कार्यकाल कितना है, इसके अध्यक्ष सदस्य क्या टर्म एंड कंडीशन है, सारे प्रावधान को लेकर जो कन्फ्यूज़न होती है, तो तुलनात्मक अध्ययन करने से हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा और सारी की सारी चीज़ें आप सभी को क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप, यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों ही संवैधानिक आयोग हैं और संवैधानिक आयोग हैं तो संविधान में इनका कहाँ वर्णन है, क्या वर्णन है, तो चलिए देखते हैं क्या वर्णन है। तो संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे तो यह भाग 14 में 315 से लेकर 316 तक इसमें लिखा हुआ है। तो 315 क्या कहता है? 315 कहता है कि पीएससी फॉर यूनियन एंड स्टेट, मतलब संघ और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होंगे, यह 315 कहता है। 316 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर, मतलब सदस्यों की नियुक्ति और उसका कार्यकाल क्या होगा, यह 316 बता रहा है। 317 कहता है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पीएससी, मतलब आयोग के सदस्य या कर्मचारियों लोक सेवा आयोग के सदस्य की बर्खास्तगी और निलंबन जो होगा वह कैसे होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, यह इसमें 317 में बताया गया है। 318 क्या कहता है? पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन, मतलब आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें संबंधी नियम होंगे वह बनाने की शक्ति किसके हाथ में है, यह 318 बता रहा है। 319 क्या कहता है? 319 कहता है कि आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। ठीक है, तो यह री अपॉइंटमेंट को लेके निषेध, मतलब इसमें मनाही की गई है कि आप उसी पद पर दोबारा से नियुक्त नहीं हो सकते। आर्टिकल 320 उसके कार्यों के बारे में बताता है। 321 उसके पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पीएससी, यदि पीएससी के जो है फंक्शंस को बढ़ाना है, उसके कार्यों को बढ़ाना है तो इसकी पावर किसके हाथ में है, यह 321 बताता है। और 322 जो है उसके खर्चों के बारे में बताता है कि इसके खर्चे कहाँ से लिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली संघ के लिए संचित निधि है और राज्य के लिए राज्य की संचित निधि है। और 323 में उसकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति को देता है, संघ लोक सेवा आयोग, और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखते हैं। तो चलिए आगे के प्रावधानों में जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उसमें हम सारी की सारी डिटेल में इसमें अंदर क्या लिखा है वो सारी चीज़ें हम समझ जाएंगे। तो इस्टेब्लिश्ड यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यूपीएससी की स्थापना चूँकि अंग्रेज़ों के समय हो गई थी 1926 में, तो उसकी स्थापना को लेके कुछ इतिहास है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले 1923 में रॉयल कमीशन की स्थापना अंग्रेज़ों ने की थी और इसके अध्यक्ष जो थे वह फरेहम के लॉर्ड ली थे, इसीलिए इसे ली कमीशन भी कहा जाता है। इसी कमीशन की सिफारिश पर जो है रॉयल कमीशन की सिफारिश पर ही इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो रॉस
बारकर साहब इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है। फिर 1935 का जो अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम, उस अधिनियम के तहत इसको एक नाम दे दिया फेडरल सर्विस कमीशन। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसी फेडरल सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। और जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो जो यूपीएससी था उसको क्या मिल गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो ये छोटा सा इतिहास है संघ लोक सेवा आयोग को लेके, ये ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला जो हमारा डायमेंशन है वह है इसके ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव भाई क्या है? तो यूपीएससी हो चाहे वो एमपीपीएससी हो, वो क्या करता है? भर्ती प्रक्रिया पूरी अपनाता है, उसकी परीक्षाएं लेता है। तो यूपीएससी आपके लिए ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस का एग्ज़ाम देती है। इसके अलावा सेंट्रल सर्विस का एग्ज़ाम देती है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी के लिए भी जो उनकी लोक सेवाएँ होती हैं उसका एग्ज़ाम लेती है। और राज्य जो एमपीपीएससी है वह अपने राज्य के लिए लोक सेवा एग्ज़ाम लेती है। तो सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये हो जाएगी, वहीं स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी एमपीपीएससी हो जाएगी। स्ट्रक्चर की यदि मैं बात करूं, संरचना की, तो संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष या कुछ अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। और उसी तरह एमपीपीएससी में एक अध्यक्ष या वर्तमान में 4 सदस्य हैं। तो संविधान में सदस्य कितने होंगे यह संख्या नहीं लिखी है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो एमपीपीएससी हो, सदस्य की संख्या के बारे में उल्लेख नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया और एमपीपीएससी के संदर्भ में यह गवर्नर के ऊपर छोड़ दिया गया। वहीं आयोग के सदस्यों की योग्यता का भी उल्लेख इसमें नहीं है। ये अगला अपना पॉइंट आगे समझ में आएगा, आगे लिखा है। इसमें देखते हैं रीअपॉइंटमेंट। तो रीअपॉइंटमेंट, जो जिस पद पर अभी नियुक्त हुआ है वह दोबारा से कार्यकाल खत्म होने के बाद उस पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। ठीक है। ये हमने संवैधानिक प्रावधान पढ़ा था 319 में। ठीक है। इसके अलावा जो वेतन भत्ते पेंशन मैंने बताया था, कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि पर भारित हैं। संचित निधि पर भारित होने के कारण जो संसद है इनमें वोटिंग नहीं होती। वहीं पार्लियामेंट के अलावा जो विधानमंडल है वहाँ पर राज्य के संदर्भ में भी वोटिंग नहीं होती है। इनका कार्यकाल की यदि मैं बात करूँ तो 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी पहले हो वो यूपीएससी के संदर्भ में, और एमपीपीएससी के संदर्भ में 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो जाएगा। यदि त्यागपत्र देना हो यदि त्यागपत्र देना हो तो वे किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि संविधान में वर्णित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मान लो कि जो यूपीएससी है या एमपीपीएससी है उसका अध्यक्ष काम करने में सक्षम नहीं है, इस समय उसकी तबीयत खराब है, या फिर उसका अध्यक्ष ही कोई नहीं है, इस समय नियुक्त ही नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को क्या कर सकते हैं? सदस्य को कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या करेंगे? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उसे नियुक्त कर सकते हैं। और कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करेगा जब तक उसका जो अध्यक्ष पूर्णकालिक है वह अपने काम पर नहीं आ जाता या नियुक्त नहीं हो सकता। तो 2 कंडीशन है, पद रिक्त होना चाहिए, दूसरा अनुपस्थित हो, या फिर दूसरे कारणों से वह अपना काम नहीं कर पा रहा हो। तो 2 कंडीशन में ही कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ठीक है। इसके अलावा यदि अध्यक्ष या सदस्यों को हटाना हो, बर्खास्त करना हो पद से, तो
तो उनको हटाने के लिए क्या है कंडीशन, तो ये डिस्चार्ज का हटाने के लिए निम्न 3 परिस्थितियां हैं जिनमें वह उनको हटा सकता है। पहला, वह दिवालिया घोषित हो। दूसरा, मानसिक या शारीरिक रूप से, मेंटल या फिजिकल रूप से वह काम करने में अक्षम हो। तीसरा, नियोजन के बाहर अपने कर्तव्यों के बाहर अन्य नियोजन में काम कर रहा हो। तो उस स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति उन्हें अपने पद से हटा सकते हैं। इसके अलावा इन तीनों कंडीशन के अलावा एक आधार और है जो है कदाचार। कदाचार के आधार पर भी राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। कदाचार के मामलों में राष्ट्रपति जांच के लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजता है और जांच के बाद यह बर्खास्त करने के यदि सुप्रीम कोर्ट उन्हें सिफारिश करती हैं तो ऐसी जो सलाह होगी वह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा, जांच के दौरान जब जांच चल रही होती है तो राष्ट्रपति उन्हें निलंबित कर सकता है। अच्छा, कदाचार का क्या आशय है, यह संविधान में लिखा है। क्या है इसका मतलब, क्या है आशय? तो संविधान जो है कदाचार के बारे में कहता है कि यदि अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित है या इच्छुक है या निगमित कंपनी के सदस्य या कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है तो वह क्या माना जाएगा, उसका कदाचार माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो है उसके हटाने की प्रक्रिया संविधान में वर्णित है और यह प्रक्रिया राज्य के लिए भी सेम है। एमपीपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को भी हटाने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है, हटाना भी राष्ट्रपति को ही है। एलिजिबिलिटी की बात यदि मैं करूं तो संविधान में एलिजिबिलिटी की कोई वहाँ पर मेंशन नहीं है, परंतु एक शर्त ये है कि 10 साल तक, मिनिमम 10 साल तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम करने का उन्हें अनुभव होना चाहिए। सेम टू सेम एमपीपीएससी के संबंध में भी यही कंडीशन है। कुछ प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित फैक्ट हैं कि पहले चेयरमैन जो है यूपीएससी के सर राजबरकर थे और एमपीपीएससी की डीवी रेगी साहब थे। पहले भारतीय चेयरमैन जो यूपीएससी के रहे वो एच के कृपलानी रहे और पहली महिला चेयरमैन जो है वो रोज मिलियन बैथी रही और वर्तमान में जो चेयरमैन है वो मनोज सोनी अभी कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने नियुक्त किया है, राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के जो वर्तमान चेयरमैन है वह राजेश पाल मेहरा है। यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो या ज्वाइंट पीएससी हो, इनको जो कि कार्य जो है इनका भर्ती करना है, इनकी ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही की भर्ती करना है, जिनके ऊपर जिनकी कार्य क्षमता और मोरालिटी और एथिक्स के ऊपर पूरे देश का भविष्य टिका हुआ है। क्योंकि यदि यह गलत व्यक्ति ब्यूरोक्रेसी में पहुंच गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि देश का क्या होगा। ना ही सरकार के द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक सही ढंग से पहुंचेगा, ना ही देश किसी भी तरह की स्थिति में विकास नहीं कर सकता। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि यूपीएससी और पीएससी जो भी है, इनको अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से इन्हें स्वतंत्रता, एक फ्रीडम होनी चाहिए। इनके कार्यों में बीच में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो और ये फ्री माइंड से ये अपना काम कर सकें, इसके अध्यक्ष और सदस्य। इसीलिए संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं ताकि इन्हें फ्री माइंड से ये अपना काम कर सके, जिसमें सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ टेन्योर, कार्यकाल की सुरक्षा है। आपको कार्यकाल समाप्त होने के पहले संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अधीन ही हटाया जा सकता है, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में नहीं हटाया जा सकता। ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट है, आपके अपॉइंटमेंट नियुक्ति के बाद आपकी जो टर्म एंड कंडीशन है सर्विस की, उसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला हमारा है कि इसकी जो वेतन भत्ते पेंशन है वह संचित निधि पर आधारित होगी।
इसका आशय है कि यहाँ पर पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो या विधानमंडल हो, उसमें यहाँ पर क्या होगा, वोटिंग नहीं होगी। इसके बाद हमारा अगला है कि अध्यक्ष किसी भी कंडीशन में कोई दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता उसी पद पर। अध्यक्ष किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं हो सकती। यदि कोई अध्यक्ष बना है तो कोई और नियोजन का पात्र नहीं है। चेयरमैन और मेंबर कैन नॉट बी अपॉइंटमेंट आफ्टर द टर्म, मतलब उसी पद पर आप दोबारा नहीं बन सकते। अध्यक्ष तो किसी भी पद पर नहीं जा सकता। सदस्य चाहे तो अध्यक्ष बन सकता है, परंतु सदस्य दोबारा से सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये कुछ स्वतंत्रताएं हैं ताकि वह अपना फ्री माइंड से अपना कर्तव्य कर सके। इसके बाद इसके कुछ फंक्शंस हैं जो कि मैंने पहले ही आपको बताए हैं कि यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस और यूनियन टेरिटरी सर्विस के एग्ज़ाम लेती है। इसके अलावा मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक राज्य जब उससे अनुरोध करें कि एक ऐसी सेवा जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी की ज़रूरत है, उसके लिए वह क्या करे, संयुक्त भर्ती की योजना या प्रवर्तन करने में उसकी सहायता करे। या फिर इसका एक कार्य ये है कि राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत, राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलने के उपरांत ही वह किन्हीं मामलों में या सभी मामलों में राज्य को क्या दे सकता है, सलाह दे सकता है, एडवाइस दे सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में परामर्श देने के लिए भी इससे सलाह मांग ली जा सकती है, जैसे भर्ती की पद्धति क्या होनी चाहिए, पदोन्नति, किसी व्यक्ति का पदोन्नति होना है या फिर तबादला होना है, प्रतिनियुक्ति के स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत क्या हो, उसके लिए भी सिफारिश परामर्श मांगा जा सकता है। तो ये सारे उसके फंक्शंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, मेंस के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक हमारा एमपीपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब चूंकि हमारा अगला है जिसमें ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना है वह पार्लियामेंट के द्वारा होगी। यह संविधान के द्वारा इसकी स्थापना नहीं होती है। तो चूंकि पार्लियामेंट के द्वारा होनी है तो यह संवैधानिक आयोग नहीं है, यह सांविधिक आयोग है। लेकिन पार्लियामेंट भी कब इसकी स्थापना करेगी, जब राज्य विधानसभा उससे रिक्वेस्ट करे। तो सर ऐसा कभी हुआ है इतिहास में कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई हो? तो जी हाँ, बिल्कुल। 1996 में जब पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया, तब दोनों के लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। तो सर इसके अध्यक्ष या सदस्य के लिए क्या क्या कंडीशन है, कितने साल तक रहेंगे पद पर, कौन नियुक्त करेगा, किसे कौन बर्खास्त करने का अधिकार है, किसे इसे त्यागपत्र दे सकते हैं? तो सर ऐसा है कि चेयरपर्सन और मेंबर्स जो है राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होंगे। 6 साल 62 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। प्रेसिडेंट ही इन्हें हटा सकता है, या फिर यह रिजाइन देना चाहें तो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। या फिर दूसरी बात, इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या क्या होगी और उनकी टर्म एंड कंडीशन क्या होंगी, वह भी प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइड की जाएगी। मतलब सारी की सारी चीज़ें प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा, सिर्फ एक के छोड़ के। वह एक बात यह है कि यदि एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात आती है तो वह संबंधित राज्यपाल को दी जाएगी, ना कि प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हमारा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है। और आपको याद होगा कि 2020 के पेपर में यह क्वेश्चन आया था ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन से, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट और भी है। तो ध्यान रखिएगा। ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो लेक्चर जो भी है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्दी आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो हर लेक्चर के बाद जैसा कि मैं बोलता हूं कि मुझे क्विक रिवीजन भी करवाना होता है, तो चलिए हम क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको टाइप इसका कॉन्स्टिट्यूशनल, दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल है। स्थापना यूपीएससी की मैंने बताई थी 1 अक्टूबर 1926 को, और एमपीपीएससी की मैंने बताई थी 1 नवंबर 1956 को।
ठीक है। और आपको याद होगा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और एमपीपीएससी क्या है, स्टेट रिक्रूटमेंट एजेंसी। यूपीएससी क्या क्या के एग्ज़ाम करवाती है, तो ऑल इंडिया सर्विस के हो गया, सेंट्रल सर्विस के हो गया, इसके अलावा यूनियन टेरेटरी की भी सर्विस के एग्ज़ाम यूपीएससी ही करवाती है। वहीं एमपीपीएससी केवल एमपी के लिए एग्ज़ाम करवाती है। ये इसके बाद मैंने बताया था स्ट्रक्चर की बात। स्ट्रक्चर के लिए यूपीएससी में 1+10 याद होगा मेंबर है, यूपी और एमपी में 1+4 मेंबर हैं। सदस्यों की संख्या क्या होगी, संविधान में नहीं लिखा है, राष्ट्रपति समय पर निर्धारित करेंगे। इसके अलावा मैंने अगला बताया था अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंट कौन करेगा, यूपीएससी में प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं सदस्य अध्यक्षों को, और एमपीपीएससी में राज्यपाल इन्हें अपॉइंट करते हैं। दोबारा से रीअपॉइंटमेंट हो सकती है क्या, तो बिल्कुल नहीं हो सकती, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो सदस्य हो, दोबारा से उस पद पर नहीं आ सकते। हाँ, अध्यक्ष नहीं आ सकते, सदस्य दोबारा से उसी पद पर नहीं आ सकते, सदस्य अध्यक्ष जरूर बन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद वेतन भत्ते पेंशन, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर। वहीं लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन राज्य संचित निधि पर भारित होंगे। टेन्योर की बात करूं तो 6 वर्ष या 65 वर्ष यूपीएससी का, यहाँ पर 6 वर्ष या 62 वर्ष एमपीपीएससी का। इसके बाद रेजिग्नेशन, हाँ, यदि यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को अपना इस्तीफा देना है तो वह राष्ट्रपति को देंगे, एमपीपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों को देना है तो वह राज्यपाल को देंगे। ठीक है। इसके बाद मैंने यूपीएससी की जो हटाने की बात हो पद पर हटाने के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी, या तो वो दिवालिया घोषित हो गया हो, या फिर वह शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो, या फिर अपने कर्तव्य से बाहर किसी अन्य नियोजन में कार्य कर रहा हो। तो 3 कंडीशन में राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। या फिर चौथा है इसमें कदाचार के आधार पर। कदाचार वाले केस में क्या होता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए आग्रह करता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करता है, जांच में यदि वह सिफारिश कर देता है बर्खास्त करने के लिए, तो राष्ट्रपति यह सिफारिश मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहीं साथ ही साथ जांच के दौरान राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं। यही पूरी की पूरी प्रक्रिया एमपीपीएससी के लिए है। वहाँ पर राज्यपाल नहीं करता है, वहाँ पर हाई कोर्ट जांच नहीं करता, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ही जांच करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद मैंने एलिजिबिलिटी की बताया था कि भाई कौन कौन सी अर्हताएँ होनी चाहिए, तो कोई भी अर्हता के बारे में सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिखा है, परंतु 10 साल का जो है सरकार के अंतर्गत जो काम करने का है वो अनुभव मिनिमम कम से कम होना चाहिए दोनों ही केस में। कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट थे कि पहले चेयरमैन कौन है, तो यूपीएससी के जो पहले चेयरमैन थे वो सर रॉस बर्कर थे। मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी के डीवी रेगे थे। पहले भारतीय चेयरमैन यूपीएससी के एच की कृपलानी। वहीं पहली महिला चेयरमैन रोज मिलियन मैथ्यूज। पहले चेयरमैन यूपीएससी के प्रेजेंट में जो चेयरमैन है जो मनोज सोनी है, और एमपीपीएससी में जो है वो राजेश लाल मेहता जी हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। इसके अलावा मैंने यूपीएससी की कुछ हिस्ट्री भी बताई थी कि 1926 में जब स्थापित हुआ था, तो उससे पहले 1923 में ली कमीशन या रॉयल कमीशन की स्थापना हुई थी, जिसकी सिफारिश पर एमपीपीएससी की स्थापना हुई थी। ठीक है। और पहली बार 1 अक्टूबर 1926 को पीएससी की स्थापना हुई। 1935 में इसे फेडरल सर्विस कमीशन कहा जाने लगा, और स्वतंत्रता के बाद इसी फेडरल सर्विस कमीशन को यूपीएससी कहा जाने लगा। और जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो यूपीएससी को क्या हो गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। ये इतिहास इसका मैंने थोड़ा सा बताया था। इसके बाद हमने कुछ इसकी स्वतंत्रता, कार्य करने में स्वतंत्रता के बारे में बताया था कि ताकि ये अपने कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक कर सके। तो उसके लिए मैंने बताया था कि प्रोटेक्शन ऑफ टेन्योर, कार्यकाल की स्वतंत्रता है, प्रोटेक्शन है कि संविधान में वर्णित आधारों के अलावा और किसी भी तरह से इन्हें हटाया नहीं जा सकता। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ टेन्योर, कार्यकाल की स्वतंत्रता, इन्हें संविधान में वर्णित आधारों के अलावा या तरीके के अलावा और कभी भी नहीं हटाया जा सकता। इसके अलावा बताया था कि अपॉइंटमेंट के बाद
अलाभकारी परिवर्तन की सेवा शर्तों में नहीं होंगे। सैलरी, वेतन, भत्ते, पेंशन सारे के सारे जो हैं वह संचित निधि पर आधारित होंगे। यूपीएससी के संदर्भ में भारत की संचित निधि और एमपीपीएससी के संदर्भ में राज्य संचित निधि में। चेयरमैन जो है किसी प्रकार से दोबारा नियुक्त होने का पात्र नहीं है। चेयरमैन और मेंबर जो है दोबारा से उसी पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं है। ये सारी स्वतंत्रताएं थी। फिर इसके बाद मैंने आपको फंक्शंस पहले ही डिस्कस किए कि ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस, यूनियन टेरेटरी सर्विस का एग्ज़ाम यूपीएससी करवाती है और एमपीपीएससी अपने स्टेट के एग्ज़ाम करवाती है। इसके अलावा जो इसके कार्य हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करते हैं कि उसको विशेष सेवा के लिए एक विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी ज़रूरत है, तो उनके लिए जो है संयुक्त भर्ती की योजना व प्रवर्तन करने में उसकी सहायता यूपीएससी कर सकती है। उसी तरह राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत राज्यों को सलाह भी देने का काम यह कर सकता है। इसके अलावा कुछ विषयों में परामर्श मांगा जा सकता है, जैसे भर्ती की पद्धतियों से संबंधित विषय हों या किसी सिविल सेवा पद पर जो नियुक्त व्यक्ति है उसमें पदोन्नति या तबादला या प्रतिनियुक्ति के स्थानांतरण के लिए जो अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत हैं उसके संदर्भ में भी उसको क्या दिया जा सकता है, परामर्श के लिए बोला जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। इसके बाद हमने जॉइंट पीएससी के बारे में पढ़ा था। जॉइंट पीएससी जो है एमपीपीएससी की बात यदि मैं करूँ तो यह एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंदौर में है, ठीक है। वहीं जॉइंट पीएससी की बात यदि मैं करूँ तो जॉइंट पीएससी जब इसकी स्थापना जो है संसद द्वारा होती है। संसद तब करेगी जब राज्य लेजिस्लेटर जो विधानमंडल है वह इसकी सिफारिश करेगा, तब संसद इसका गठन करेगी। तो चूँकि संसद इसका गठन कर रही है इसलिए यह संवैधानिक नहीं है जॉइंट पीएससी, ठीक है। इसके अलावा जॉइंट पीएससी क्या है, संवैधानिक नहीं है। इसके अलावा जॉइंट पीएससी के बारे में बात करूं तो पहली बार 1996 में पंजाब और हरियाणा के लिए दोनों के लिए जॉइंट पीएससी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट ही इन्हें हटा सकता है, प्रेसिडेंट को ही त्याग पत्र दे सकते हैं और 6 वर्ष या 62 वर्ष इनका टेन्योर रहता है और राष्ट्रपति ही इनकी जो है, प्रेसिडेंट ही इनकी सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तें, सर्विस जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं वह राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। सारी की सारी चीज़ें राष्ट्रपति कर रहा है, सिवाय एक बात की, जो एनुअल इनकी रिपोर्ट होती है वह ये संबंधित गवर्नर को प्रदान करेंगे। तो ये बात याद रखना कि एक ही पॉइंट इसमें जो है अलग है वह गवर्नर के लिए कि एनुअल रिपोर्ट जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वह गवर्नर को प्रदान करेंगे, संबंधित राज्य के गवर्नर को प्रदान करेंगे। तो ये सारी की सारा हमारा जो क्विक रिवीजन था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।